हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विज़न आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन आती है उसका जो नवंबर वाला जो मैगज़ीन है उसका आज हम देखेंगे। जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है उसको देखने से पहले हम ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं कि टॉपिक क्या क्या हमको डिस्कस करने हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको डिस्कस करेंगे हम। फिर दूसरा टॉपिक उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 है आपका डीपीएसपी का, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता ही है, पिछले कुछ सालों से काफ़ी न्यूज़ में है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे मतलब न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जो कि प्रीलिम से स्पेसिफिक हम कह सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ न्यूज़, जिसमें कि आपका राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स, उसके अलावा ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, किन कुछ सिटीज़ के लिए उसको स्टार्ट किया गया है, और फिर आधार के कुछ रूल्स आए हैं अपडेटेड, उनको देखेंगे। और फिर हम आखिरी में देखेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कि 2022 वाला है, उसमें क्या रहा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, जो कि हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मतलब हम जो इस मैगज़ीन का जो फ्लो है उसी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने हाल फिलहाल में, आपको पता ही है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं और जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ पर 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी थ्रू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जो फैसला आया है, तो उस फैसले में उन्होंने क्या किया है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको अपहेल्ड किया है, मतलब उसको वैलिड माना गया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। अच्छा, तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा है क्या आखिर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भैया ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो ग्रांट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ साइनो कमीशन। ठीक है, तो साइनो कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को ग्रांट किया गया है। अच्छा, ये जो साइनो कमीशन है इसने अपनी जो रिपोर्ट है 2010 में सबमिट करी थी गवर्नमेंट को, तो ये कमीशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से। फिर क्या है कि जैसा कि हमें पता ही है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 वाला, जिससे कि संविधान में अमेंडमेंट की गई थी, संशोधन किया गया था, उसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 15(6) और 16(6) को हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, जिसके थ्रू जो हमारा जो रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस को हमने प्रोवाइड कराया। ठीक है। अच्छा, अमंग नॉन ओबीसी एंड नॉन एससी एसटी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो ओबीसी और जो एससी एसटी सेक्शन हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए इसके थ्रू रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई। अच्छा, इसमें अगला जो मेन पॉइंट है वो ये भी है कि जो एक्ट है ना, ये जो आया था, ये दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि वो भाई ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे सकें। लेकिन ये क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब ये भी अलाउ करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि उसको रिजर्वेशन देना है ईडब्ल्यूएस को किस चीज़ में, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें एडमिशन में मतलब रिजर्वेशन देना है या नहीं देना, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड
कर सकती हैं, तो वो बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही है। उसके अलावा जो एक्ट है ये क्या करता है, ये अमेंड करता है आर्टिकल 15 को एडिशनली परमिट करने के लिए, मतलब आर्टिकल 15 को अमेंड करके ये गवर्नमेंट को परमिट करता है कि आप क्या करें, ईडब्ल्यूएस के एडवांसमेंट के लिए मतलब प्रोविज़न्स करें। जिसमें से क्या है कि पहला तो ये है कि आपको क्या करना है कि 10% ऑफ जो सीट्स हैं किसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो उनमें क्या करना है 10% सीट को रिज़र्व करना है, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए इन द एडमिशन। और दूसरा, ये जो रिज़र्वेशन जो होगा ये क्या है, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट के पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनके लिए है, ना कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो माइनॉरिटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पे ये लागू नहीं होता है। उसके अलावा जो एक्ट है ये क्या करता है, ऑल्सो अमेंड करता है आर्टिकल 16 को। तो हमें पता है कि भाई आर्टिकल 15 के थ्रू तो क्या किया गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एडमिशन में 10% जो सीट हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रहेंगी, और आर्टिकल 16 के थ्रू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उसमें उनके लिए क्या 10% जो सीट्स हैं इन ऑल द पब्लिक पोस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट के जो जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जो जॉब्स में क्या है जो टोटल पोस्ट होंगी उसका जो 10% है वो भी किसके लिए रिजर्व होगा, जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए। तो ये आर्टिकल 16 के थ्रू किया गया। अच्छा, अब क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो क्या है, एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहले से जो रिजर्वेशन चलता आ रहा है उसको ना किसी तरीके से घटाया गया है ना बढ़ाया गया है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, तो ये अलग से दिया गया है। मतलब SC ST OBCs के लिए जो रिजर्वेशन है वो तो है ही, उसके ऊपर से EWS रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। अच्छा, कुछ मेन बातें हैं EWS रिजर्वेशन से जुड़ी हुई, वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पर्सन है वो, जिसको EWS रिजर्वेशन के अंडर बेनिफिट चाहिए, वो मतलब क्या होना चाहिए, वो SC ST और OBC को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा ये कि वो फैमिली जिनकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो क्या होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। किस, तो जब ये पहली बात तो ये दो कंडीशन है वो मीट होनी चाहिए। पहली क्या कि SC ST OBC से अंडर जो है उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उनकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, किसके लिए, EWS के एज आ EWS आइडेंटिफाई करे जाने के लिए। उसके अलावा कुछ और इसमें क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि जो आपका ये जो मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है ये क्या होना चाहिए, 5 एकड़ से कम होना चाहिए। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है या 5 एकड़ है तो वो EWS के अंडर बेनिफिट नहीं ले सकते। उसके अलावा जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का है तो भी आप एक्सक्लूडेड हैं EWS से। और मतलब रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड और उससे ज़्यादा का इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, मतलब जो म्यूनसिपैलिटीज़ नोटिफाइड हैं उसमें 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का और 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का अदर एरियाज़ में। जब आप ये तीनों चारों कंडीशंस को जब आप मीट करेंगे तभी आप क्या करेंगे, EWS रिजर्वेशन के लिए मतलब एक तरीके से आप उसके लिए मतलब उसको आप यूज़ कर पाएंगे, उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फिर आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं थोड़ा ऊपर आना चाहूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा उसी का जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है थोड़ा उसके बारे में और देख लेते हैं कि उससे आखिर में क्या क्या हुआ। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है वो एक तो ऐड किया गया, और एक आर्टिकल 16(6) ऐड किया गया। 15(6) में हम देख सकते हैं इसमें दे रखा है कि ये क्या करता है, ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है एडवांसमेंट के लिए, किसके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के। ठीक है, अदर देन दोज ऑलरेडी मैंशनड इन 15(4) 15(6). ठीक है।
मतलब 15.4 और 15.5 में तो पहले से दे ही रखा है, किसके लिए? एससी एसटीज़ और ओबीसी के लिए। लेकिन 15.6 किसके लिए है? इसमें 15.6 के थ्रू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं जो सोसाइटी के, उनके लिए भी गवर्नमेंट को क्या करता है ये आर्टिकल? अलाउ करता है कि उनके लिए भी आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, उनके एडवांसमेंट या फिर उनके उत्थान के लिए। और इसी तरीके से हम देखें अगर आर्टिकल 16.6 को, तो ये क्या करता है? ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को, मतलब सेम वो ऊपर जो आर्टिकल 15.6 है वो तो किसके लिए है? वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए है। और आर्टिकल 16.6 जो है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? ये गवर्नमेंट को इनेबल करता है कि प्रोविज़न बना सकते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, किसमें? रिलेटिंग टू प्रमोशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 16.6। अच्छा, आर्टिकल 16.4 के अलावा वाले इसमें ऐड किया गया है, मतलब आर्टिकल 16.4 में कौन? वही बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो रिजर्वेशन है वो, उनके अलावा, ठीक है। फिर हम अब आ जाते हैं अपना मेन जो पॉइंट है कि की पॉइंट्स क्या हैं हमारे, जो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है उसके कुछ की पॉइंट्स। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि इसको हम EWS कोटा वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से तो बोल ही सकते हैं, पर इसका एक ऑफिशियल नेम है और वो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। तो ये आपको ज़रूरी है, ये याद रखना है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन हाँ जो स्टेट्स जो सर्विसेज होती हैं यूपीपीएससी टाइप, उनमें पूछ लेते हैं कई बार, उसमें आ जाएगा कि बताइए जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उससे रिलेटेड है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, उसके कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे अगर रिजर्वेशन की हम बात करें तो वो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करता है। मतलब कि हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो, कि 1973 का सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है इन द केशवानंद भारती केस, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ था, वो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, 13 जजेस की बेंच थी वो। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब एक बेसिक एक प्रिंसिपल मतलब डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो उसमें क्या था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि गवर्नमेंट चाहे तो पूरा मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आराम से अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन उसके उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं या फिर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के हैं, तो उसको गवर्नमेंट जो है अमेंड नहीं कर सकती। अच्छा, वो बेसिक पार्ट्स या फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो 1973 के जजमेंट के टाइम पे उन्होंने बता दिया कि हाँ ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम अब बता दे रहे हैं। और फिर टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो उसमें जो जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो क्या क्या पार्ट आता है उसको ऐड करते चले गए। जैसे कि जो एसआर बोमई केस आपने सुना होगा 1993 का, उसमें सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि भाई जो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या नहीं करता, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट नहीं करता है, जो कि एक बड़ी बात है। फिर जो इसमें अच्छा एक सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना पहला अपना जो एक पुराना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी, तो उसमें उसमें उन्होंने क्या बोला था कि भाई इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते, बैकवर्डनेस को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इज समवॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू एसईबीसी। एसईबीसी मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये जजमेंट दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992 कि भैया इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही क्या नहीं हो सकता,
सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया किसी भी तरीके से बैकवर्डनेस को डिटरमाइन करने का एक बेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक तरीके से उसको ओवरटर्न करता है पुरानी जजमेंट को। तो इस वाले में तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो तो वायलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि ईडब्ल्यूएस जो है इज़ डीम्ड अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी। मतलब जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए तो जो रिजर्वेशन है वो तो है ही, ईडब्ल्यूएस वाला जो रिजर्वेशन है एक तरीके से एक सेपरेट कैटेगरी है। ये उससे उन जो एससी, एसटी, ओबीसी वाला है उससे इसका कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, आगे देखने से पहले हम ज़रा ये इंदिरा साहनी केस के बारे में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो यही हैं कि जो बैकवर्ड क्लास जो है सिटीजन की कैन बी आइडेंटिफाई ऑन बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम बट कैन नॉट बी आइडेंटिफाई ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। मतलब बात वही है कि भाई जो बैकवर्ड क्लास हैं वो उसको हम कास्ट सिस्टम के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे आइडेंटिफाई हम उसको नहीं कर सकते, किसको, बैकवर्ड क्लास को। तो वही वाली बात है कि इंदिरा साहनी केस में उन्होंने इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन से मना कर दिया। हालांकि उस समय की जो गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव सर की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कोशिश करी भी थी कि 10% रिजर्वेशन क्या किया जाए, लाया जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, लेकिन वो इस केस की वजह से वो वैलिड नहीं रहा। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि उन्होंने क्या किया, इस केस में क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन है ना उसके ऊपर एक कैप लगा दी गई। मतलब 50% रूल लाया गया कि भाई टोटल रिजर्वेशन जो होगा ना वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी एक इसका एक मेजर पॉइंट था। और इसके अलावा जो, अच्छा, ये जो केस था ना इंदिरा साहनी केस, ये मेनली आया था जो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको जब लागू किया गया था। मतलब जो ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जब उनको 27% जब रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें उसके खिलाफ ये केस आया था कि भाई वो उसको मतलब वो गलत है या सही है उसके ऊपर। तो उसमें उसको सही तो माना था, लेकिन उसमें इंदिरा साहनी केस में ये भी बोला कि सबके लिए नहीं है। मतलब ओबीसी कैटेगरी में भी आप बोलोगे सबको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं। उसमें कुछ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एक लेकर आएंगे कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि उनमें भी कुछ ऐसे लोग जिनकी इनकम जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है। इसीलिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें माना जाता है इंदिरा साहनी में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं दोबारा से लौट के अपने इस ईडब्ल्यूएस वाले वर्डिक्ट पे। पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि इन एक्सक्लूड कर दिया है जो एससी, एसटी और जो ओबीसीज हैं, मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसको एक्सक्लूड कर दिया है एज अ पार्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड नेसेसरी टू अवॉइड डबल बेनिफिट। मतलब जो 10% का जो रिजर्वेशन मिल रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हीं के लिए है। क्योंकि हमें पता है कि भाई एससी, एसटी और ओबीसीज में भी तो ऐसे लोग होंगे ना जो कि इकोनॉमिकली वीकर हों, लेकिन इसमें ऐसा हुआ है कि उनके लिए ये, मतलब वो उसका इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ जो सेक्शन है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं, वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई एससी, एसटी और ओबीसीज को तो पहले से ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल ही रहा है, और अगर इसमें भी दे दिया जाए तो फिर वो क्या होगा, वो एक तरह से डबल बेनिफिट है। तो उस डबल बेनिफिट को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया। अच्छा, ऑल्सो जो रिजर्वेशन जो है एज अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इम्पार्टेड। मतलब रिजर्वेशन तो ऐसा नहीं है ना कि खाली गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के लिए हो। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। फिर इसका और मतलब आगे इसमें जो ऑब्जर्वेशन आई वो ये भी थी कि जो 50% रूल जो इंदिरा साहनी जजमेंट में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
वो क्या है, उसको हमें इनफ्लेक्सिबल और इनवायलेबल नहीं मान लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कोई एक लक्ष्मण रेखा सेट हो गई तो अब वो हमेशा के लिए है कि भाई 50% से ऊपर जाना नहीं है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये आया कि भाई ऐसा नहीं है कि वो इनफ्लेक्सिबल है या फिर वो इनवायलेबल है ऑल टाइम्स टू कम, मतलब आने वाले हर समय के लिए वो ऐसा ही रहने वाला है। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी इसमें माना गया। फर्दर इट हैड अप्लाइड ओनली टू SC ST OBC कम्युनिटी एंड नॉट टू जनरल कैटेगरी। और ये जो 50% वाला जो रूल है ये मेनली किस पे अप्लाई होता है, जो SC ST CBC और OBC कम्युनिटी, मतलब इन ये जो कम्युनिटी है इनका जो कोटा है रिजर्वेशन का, उस पे ज़्यादा मायने रखता है ये कि 50% से ज़्यादा उनका रिजर्वेशन ना हो। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया पूरा, अभी तक जो हमने देखा वो मेनली इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है प्लस मेंस के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अब हम जो ये देख रहे हैं ये एनालिसिस वाला पार्ट है और ये मेनली मेंस में आपको काम आएगा। प्रीलिम्स में उतना इसका वो नहीं है, पर मेंस में ये जो एनालिसिस भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है इस जजमेंट का। सबसे पहला बात तो ये है कि इसने क्या किया है, इसने रीशेप कर दिया है पॉलिटिक्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन को। देखो, अफर्मेटिव एक्शन हम लोग जानते हैं, अफर्मेटिव एक्शन जो है रिजर्वेशन का ही एक दूसरा नाम है। इंडिया में हम मेनली रिजर्वेशन ही बोलते हैं, लेकिन आप देखोगे फॉरेन कंट्री जैसे USA में भी थोड़ा रिजर्वेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो उसको रिजर्वेशन नहीं बोलते, वो उसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है इस जजमेंट से कि इसने क्या किया है, जो अफर्मेटिव एक्शन की जो पॉलिटिक्स है उसको रीशेप किया है। कैसे किया है, हमें पता है कि जो EWS कोटा है, ये जो EWS कोटा मूव्स द रिजर्वेशन डिस्कशन बियॉन्ड मंडल डिबेट। मतलब मंडल डिबेट आप जानते ही हैं, मंडल जो कमीशन थी वो OBC कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन की उन्होंने बात करी। तो अब यहाँ पे क्या है, तो मतलब वो जो मंडल डिबेट जो थी वो किसके बेसिस पे थी, वो थी इन फेवर ऑफ कास्ट रिजर्वेशन, मतलब कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन की। लेकिन ये जो EWS वाला जो सिस्टम है ये क्या करता है, ये कास्ट के बियॉन्ड जाता है, मतलब ये रिजर्वेशन का जो डिस्कशन है कास्ट के बियॉन्ड लेकर जाता है। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, अफर्मेटिव एक्शन के जो मतलब पॉलिटिक्स है उसको रीशेप कर रहा है कि भाई कास्ट से बढ़कर आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया अभी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि दो कास्ट में बी ए प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस, कोर्ट कैन रूटीनली कोर्ट हैज़ रूटीनली डिस्करेज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्डनेस सोलली ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। मतलब देखो, कास्ट ऐसा नहीं है कि कास्ट, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा फैक्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस में। लेकिन कोर्ट ने समय समय पर क्या किया है, डिस्करेज किया है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ही आप बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बात कही गई है। उसके अलावा इन राम सिंह राम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है 2015 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि देयर इज़ अ नीड फॉर नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। मतलब सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन, बल्कि बिना कास्ट के बेसिस पर भी हमें क्या करना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। उसके अलावा इट हेल्ड दैट न्यू प्रैक्टिसेस मेथड्स and yardsticks had to be continuously evolved to enable recognition of newly emerging groups in society। मतलब वही सिर्फ कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन की बातें नहीं कर होनी चाहिए, जबकि नई प्रैक्टिसेस, नए मेथड और नए यार्डस्टिक्स हमको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली एवॉल्व करते रहने चाहिए, जिससे कि हम जो रियल बेनिफिशियरी हैं रिजर्वेशन के उनको हम फाइंड आउट कर सकें। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जो है इसका, वो ये भी रहा कि इसमें क्या है कि ये क्या है, एक अटेम्प्ट है टू एलिविएट पुअर अमंग द जनरल कैटेगरी। मतलब जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब हैं उनको क्या करने का काम करता है, उनको एलिवेट, उनका उत्थान करने की एक कोशिश करता है ये। ठीक है, तो EWS कोटा प्रोवाइड्स इकोनॉमिक जस्टिस टू दोज हु हैव नॉट बीन द बेनिफिशियरी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। मतलब ये क्या करता है, EWS कोटा इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, मतलब इन द टर्म ऑफ इनकम, इन द टर्म ऑफ फाइनेंस,
उनको क्या करता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है, जिनको अभी तक किसी भी तरीके के वो बेनिफिशियरी नहीं रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन के, जैसे कि रिजर्वेशन। जो इसके मतलब जो प्रोपोनेंट हैं, जो इसके फेवर में हैं, वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि दिस इज़ इन लाइन विद द ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल्स हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स हैं, ये उसी के मतलब ये जो है उसी के लाइन में है, ये जो ईडब्ल्यूएस को हम जो रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो मे बी परसीव्ड एज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग अवे विद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर जो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इसको एक पहला कदम देखा जाना चाहिए जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा रहा है उससे दूर जाने का। ठीक है, और बाई एडिंग कास्ट अलोंगसाइड क्लास इट रिकॉन्फिगर्स इंडियाज अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी बाई ऑफरिंग एन एक्सपेंसिव व्यू। एक्सपेंसिव व्यू का मतलब कि नैरो व्यू जो है, नैरो व्यू क्या था रिजर्वेशन का, कि कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन देना। ठीक है, लेकिन अब ये जो हम इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे एक तरीके से जो इसका व्यू है वो एक्सपेंड हो रहा है। मतलब सिर्फ खाली कास्ट नहीं, क्लास भी। और क्लास हम आपको पता ही होगा, क्लास मतलब जो है वो बेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये एक इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, सब कुछ अच्छा तो होता नहीं है, कुछ कमियां या फिर कुछ कंसर्न्स भी होते हैं हर चीज़ को लेके। तो ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके कुछ कंसर्न्स भी जताए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला ये है कि भाई रिजर्वेशन इज़ मेंट फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। मतलब जो रिजर्वेशन जो है वो सामाजिक उत्थान के लिए है। ठीक है ना, कि भाई जो क्या है कि जो रिजर्वेशन है वो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि किसी तरीके की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए नहीं है, वो एक सोशल एम्पावरमेंट के लिए है। और इसको किसी तरीके की गरीबी भगाओ योजना या फिर गरीबी हटाओ योजना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो गरीबी की जो बात है, पॉवर्टी की जो बात है, उसके लिए रिजर्वेशन मतलब सिर्फ रिजर्वेशन से ही ऐसा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, बहुत सारी जिस तरीके से जैसे कि स्कॉलरशिप्स हैं, इनके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक कंसर्न शो किया जाता है कि भाई आप रिजर्वेशन को जो है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कीजिए, ना कि पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम की तरह यूज़ कीजिए। अच्छा, एक कलेक्टिव रेमेडी मेंट टू बी compensatory discrimination in favor of historically deprived classes cannot be converted into a scheme based on economic criteria। मतलब कि भाई ये जो है, ये जो कंपनसेटरी जो डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है, वो एक तरह की रेमेडी उनके लिए है जिनको ऐतिहासिक तौर पे क्या किया गया, डिप्राइव किया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। ये उन लोगों के लिए एक तरीके की क्या है, एक तरीके का कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, और इसको क्या नहीं करना चाहिए, इसको एक स्कीम में कन्वर्ट नहीं कर देना चाहिए जो कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर है। ठीक है ना, इसके अलावा कि वाइल एन इकोनॉमिक कोटा इज जस्टिफाइड फॉर एक्सेसिंग पब्लिक गुड इंक्लूडिंग सब्सिडीज इट कांट बी एक्सटेंडेड टू रिजर्वेशन विच सीक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी। बात वही है कि देखो, इकोनॉमिक कोटा को आप जस्टिफाई करो किस चीज़ में, आप मान लो कि सब्सिडीज़ दे रहे हो, ठीक है, पब्लिक गुड्स के लिए, या फिर आप स्कीम्स चला रहे हो हेल्थ केयर के सेक्टर में, मान लो आप आयुष्मान भारत योजना हो गई, या फिर आप एजुकेशन के मामले में देख लीजिए तो राइट टू एजुकेशन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई, तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसको आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप रिजर्वेशन के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते, जो कि विच सीक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ना कि किसी तरीके के पर्टिकुलर क्लास को, खासकर इकोनॉमिकली वीकर क्लास को। तो ये भी इसके खिलाफ एक कंसर्न जताया जाता है। अब हम देखते हैं कि अच्छा एडिशनली क्या है, कि जो कास्ट है मतलब एडिशनली जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगर हम देखें, मतलब अनलाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो पॉवर्टी जो है डज नॉट नेसेसरली गेट कैरीड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर।
देखो होता क्या है, पॉवर्टी में आप मान लीजिए कोई इंसान गरीब है, आज गरीब है, मान लो उसकी नौकरी लग जाए, वो अच्छे से अगर पैसे कमा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं ना उसकी आने वाली जनरेशन भी गरीब होगी भाई। अब वो जब गरीब नहीं है कोई, तो आने वाली जनरेशन को अपने को क्या करेगा, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर या फिर बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो पॉवर्टी तो ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होगी, मतलब कम चांसेस हैं उसके। लेकिन कास्ट बेसिस जो डिस्क्रिमिनेशन है, सच्चाई देखो यही है अनफॉर्चुनेटली, कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है, मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है। कि मान लो कोई एक इंसान पर्टिकुलर सो कॉल्ड लोअर कास्ट में अगर किसी का बर्थ हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी तक डिस्क्रिमिनेशन वो रहेगा, उसके होने वाले जो बच्चे होंगे उनको भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है इंडिया में, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात तो है ही। तो ये भी एक कंसर्न देखा जताया जाता है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है कि भाई ये इक्वलिटी को वायलेट करता है। कैसे करता है इक्वलिटी को वायलेट? कि इसमें हमने क्या किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या हुआ कि भाई उन्होंने भी एक्सक्लूड कर दिया ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी को ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाने से। देखिए, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो इकोनॉमिकली तौर से, आर्थिक तौर से कमज़ोर वर्ग हैं। अब देखो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो जनरल कैटेगरी के ही हों, ओबीसी में भी कुछ ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और एससी एसटी में भी होंगे। लेकिन उसको इससे क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है? तो इसको किस तरीके से देखा जाता है कि भाई ये क्या है, ये वायलेशन है इक्वलिटी का। ठीक है? इन देयर एलिजिबिलिटी टू अवेल ऑफ अ पार्ट ऑफ द ओपन कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है? तो एक तरीके से उनके खिलाफ ये वायलेशन है, ऐसा भी बोला जाता है। अच्छा, एक और जो इसमें मेन बात है ध्यान रखने की, ये 5 जज बेंच थी, मतलब 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो ये 4/1 का फैसला आया था इसमें, मतलब 4 जजेस तो फेवर में हैं इस जजमेंट के जो आई है, लेकिन एक माइनॉरिटी व्यू भी था इसमें, मतलब एक जो जज थे उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट भी दिया था। तो उनका व्यू ये था कि भाई ये जो रिसेंट जजमेंट है, जिसमें कि आप ये एक्सक्लूड कर रहे हो ओबीसी एससी एसटी को इसमें से, वो एक तरीके से आर्बिट्री है और वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है? तो ये क्या करता है, ये वर्चुअली कन्फाइन कर देता है एससी एसटी ओबीसी को अपने ही खुद के रिजर्वेशन कोटाज में। तो एक पर्टिकुलर जज ने एक माइनॉरिटी व्यू भी दिया है इस जजमेंट में। तीसरा जो इसके खिलाफ इशू, जो कंसर्न शो किया जाता है, वो ये है कि ये क्या है, मतलब इसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर वो इश्यू उठाया जाता है कि इसमें जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया आप देखोगे तो 8 लाख है पर ईयर। मतलब जो लोग 8 लाख पर ईयर भी कमा रहे हैं, या मतलब उतने तक कमा रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 8 लाख पर ईयर कमाने वाला इंसान को भी आप क्या बोल रहे हो कि वो इकोनॉमिकली वीकर है। तो ये एक बड़ी वो बात आती है कि ये जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा कर रखी है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ लायबल टू रिजल्ट इन एक्सेसिव कवरेज ऑफ सोशली एडवांस्ड क्लासेस। ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एडवांस क्लासेस जो हैं, सामाजिक तौर से जो एडवांस क्लासेस हैं, उनको भी क्या करता है, उस उनका भी क्या हो जाता है, इसमें कवरेज हो जाता है। एक और बात इसमें आप ध्यान रखिए कि हमें पता है कि भाई जो इनकम, मतलब जो 2.5 लाख का जो एक स्लैब बना रखा है इनकम टैक्स का, मतलब जो भी 2.5 लाख या उससे को ऊपर कमा रहा है उसको तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, लेकिन 2.5 लाख से नीचे वालों को नहीं करना पड़ता। ठीक है? इसका मतलब अब 8 लाख आपने जो क्राइटेरिया रखा है, तो उसमें ऐसे भी लोग हैं जो इनकम टैक्स भी फाइल करते होंगे। तो जो इंसान इनकम टैक्स भी दे रहा है, आप उसको भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में गिन रहे हैं। ठीक है? तो ये भी एक बात है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि फर्दर एनुअल इनकम कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, किससे, नेशनल लेवल एनुअल पर कैपिटा इनकम से। तो ये क्या है, इसकी वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन उसमें इंक्लूड हो जाता है। और हमें पता है कि ऑल्सो जो पॉसिटी ऑफ डाटा ऑन डायरेक्ट इनकम, मतलब डायरेक्ट इनकम के पास, हमारे डायरेक्ट इनकम की हमारे पास डाटा की कमी है। तो इससे होता क्या है ना, कि जो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि लोग क्या करें, इनकम जो उनका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको फेक बनवा लें, मतलब फेक तरीके से उसमें इनकम अपनी डिक्लेयर करवा लें,
जिसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा हिंडरेंस होंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। और फिर आखिरी कंसर्न ये भी शो है किया जाता है कि भैया ये क्या है, ये एक तरीके का टूल है ऑफ पॉपुलिज्म, ठीक है। मतलब लोक लुभावन की एक लोगों को लुभाने का एक क्या है, टूल है ये। तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस जो है कोटा, वो एक तरीके से पॉलिटिकल नेचर है, ठीक है। उसका क्या है, पॉलिटिकल नेचर है। कैसे कि जो मूव है ये क्या करती है, पॉलिटिकली फ्रॉट विद पोटेंशियल टू एग्रवेट सोशल टेंशन। एक तरीके से ये क्या कर सकती है, ये पॉलिटिकली जो सोशल टेंशन्स हैं उनको बढ़ाने का पोटेंशियल रखती है। और इसमें जो माइनॉरिटी व्यू जो आया है इस जजमेंट में, उसने हाईलाइट भी किया है कि दैट परमिटिंग ब्रीच ऑफ 50% सीलिंग लिमिट वुड बिकम अ गेटवे फॉर फर्दर इन्फ्रैक्शन एंड रिजल्ट इन कंपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है 50% सीलिंग लिमिट है, इसमें हम परमिट कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मान लो आज तो आपने ये परमिट कर दिया, आगे चल के कुछ और सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ निकल के आएंगे, वो भी बोलेंगे कि भाई हमें भी रिजर्वेशन दो, ठीक है ना। तो ये भी एक कंसर्न है। अब बात आती है कि क्या होना चाहिए, रोड अहेड क्या है, वे अहेड क्या है, क्या किया जा सकता है या फिर क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि गाइडलाइंस हमको क्या करनी पड़ेंगी, मतलब गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी जो बेनिफिशियरी हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या चाहिए कि एक मोर डिटेल्ड डाटा और गाइडलाइन चाहिए, जिससे कि हम जो मोस्ट जेन्युइन टारगेट ग्रुप है ना, मतलब जिनको वाकई में ज़रूरत है इसकी, वो उन्हीं को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है ना। तो ये इसके लिए हमें क्या कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए कि मतलब दो चीज़ों पे क्या, पहली बात तो कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है इसको सब कम्युनिटी के लिए ओपन कर दिया जाए। मतलब जो भी हर कम्युनिटी, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, जर्नल, उनमें जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन सब के लिए इसको ओपन कर देना चाहिए। और इसका जो इनकम क्राइटेरिया है जो कि अभी 8 लाख पर एनम है, उसको कम कर देना चाहिए। और कम की बात करें तो मतलब इनकम टैक्स स्लैब है उसके लेवल पे लाया जा सकता है, जैसे 2.5 लाख वाला जो स्लैब है उतने तक, मतलब 2.5 लाख अगर आप लिमिट रख देते हो तो वो भी एक तरीका हो सकता है। फिर कंटिन्यूस एवोल्यूशन, मतलब कि जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है बैकवर्डनेस को कैप्चर करने का, उसको कंटिन्यूसली एवॉल्व होते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। एवॉल्व करते रहना चाहिए हमको, जिससे कि हम जो अफर्मेटिव एक्शंस जो हम कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सके। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि उसके नीड में हैं, जिनको उसकी ज़रूरत है, उसको उनको उससे जोड़ा जा सके। इसके अलावा कुछ और इसके हम देखते हैं वे अहेड, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और पॉलिसी हमको बनानी चाहिए जिससे कि क्या हो, एम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार है उसको बढ़ावा मिले, जिससे क्या होगा, वुड वर्क बेटर फॉर ईडब्ल्यूएस। तो मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको लिए उनको फ़ायदा मिलेगा। मतलब देखो कितनी भी आप जॉब दे दो गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट की एक लिमिट है, उतनी ही जॉब्स आपको प्रोवाइड करा सकती है। तो हमको प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास वो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा जॉब्स देने का, तो वो किया जाना चाहिए। और हमको पॉलिसीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंड हो, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है अपने देश में, बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो हर एक में अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें मतलब अच्छी क्वालिटी है, तो वहाँ पर एक तरीके से रेस लग जाती है एडमिशन्स की, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, तो अगर हम क्या करें, अगर हम इम्प्रूवमेंट कर दें अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, सारे मतलब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो इससे क्या होगा, इट विल लिमिट डिमांड ऑफ रिजर्वेशन टू गेट इनटू चूजन फ्यू। तो कुछ ही खास जिनमें बहुत अच्छी एजुकेशन मानी जाती है उनमें एडमिशन के लिए रिजर्वेशन की जो डिमांड है उसको हम कम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं।
तो गाइस, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस वीडियो में यहीं पे हम इसको रोकते हैं। और आने वाले वीडियो में हम जो इसके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो बच्चे कुछ टॉपिक हैं उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।